जय हिंद दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ बाय इंजीनियर सर पर स्वागत है। आज के हम लोग क्लास में बायोलॉजी का लेसन 1 अध्याय जो है पोषण का हम लोग 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बार बार बिहार बोर्ड के परीक्षा में पूछा गया है। तो चलिए हम लोग देर नहीं करते हैं, अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन बोला गया है कि पोषण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पोषण का मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है? ऊर्जा ऊर्जा प्राप्त करना, उसके बाद शरीर की वृद्धि करना और शरीर की मरम्मत करना, यानी कि सभी होता है, यानी कि ऑप्शन डी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन बोला है कि स्वपोषी पोषण किस में पाया जाता है। तो हम लोग जानते हैं कि स्वपोषी पोषण के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो स्वपोषी पोषण के लिए जो हमारा होता है पेड़ पौधों में होता है। किस में होता है? पेड़ पौधों में। तो पेड़ पौधा कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन बोला है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए निम्न में से कौन सी गैस आवश्यक है। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए हमारे लिए कौन सी गैस आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण के जो हमें आवश्यक है वो है हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी। चौथा क्वेश्चन बोला है प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है। चौथा क्वेश्चन बोला है कि प्रकाश संश्लेषण में सूर्य के प्रकाश को कौन अवशोषित करता है। तो जो हमारा उत्तर आ जाएगा, क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं उसमें क्लोरोफिल होता है, तो हमें जो प्रकाश को अवशोषित करता है, तो पेड़ पौधे जो सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करता है, इसीलिए पेड़ पौधे हरे भरे रहते हैं। तो पेड़ पौधे हरे भरे किसी कारण रहते हैं? तो क्लोरोफिल के कारण, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँच गए पांचवा क्वेश्चन पर, पौधों में गैसों का आदान प्रदान कौन करता है। तो पौधों में गैसों का आदान प्रदान जो करता है वो कौन सा करता है? रंध्र करता है, ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बोला छठा, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्पाद बनता है। जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण में कौन सा उत्पाद बनता है? चलिए बताइए। प्रकाश संश्लेषण में जो उत्पाद बनता है वो ग्लूकोज बनता है, यानी कि ऑप्शन ए। आगे चलिए, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा प्रकाश संश्लेषण का क्या होता है। प्रकाश संश्लेषण का समीकरण आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हम लोग 7वां क्वेश्चन चलते हैं। मानव में पोषण का कौन सा प्रकार पाया जाता है, यानी कि मनुष्य जो है कौन सा पोषण है। हम जानते हैं कि एक विषम पोषी पोषण होता है, एक स्वपोषी पोषण होता है। और विषम पोषी पोषण में जो होता है वो भी 3 प्रकार के होते हैं, परजीवी, मृतजीवी, प्राणी संपोषण। तो हम लोग जो मनुष्य पोषण आता है वो मनुष्य पोषण जो आता है परजीवी पोषण में आता है, यानी कि मनुष्य जो है दूसरों पर आश्रित रहता है, यानी कि परपोषी परपोषी कहिए या परजीवी कहिए, दोनों बात एक ही है। तो यानी किसमें हो जाएगा? इसमें बी। 8वां, मनुष्य में भोजन का पाचन कहाँ से शुरू होता है। यानी कि अगर मनुष्य कोई भी इंसान खाता है तो अपना भोजन कहाँ से स्टार्ट करता है खाने के लिए। तो ये तो अमूमन एकदम इजी क्वेश्चन है कि मनुष्य अपना भोजन जो प्रारंभ करता है कहाँ से? मुख से प्रारंभ करता है, यानी कि ऑप्शन सी। 9वां क्वेश्चन, लार में पाए जाने वाला एंजाइम कौन सा है। बहुत वीवीआई क्वेश्चन है और कई बार बिहार बोर्ड की परीक्षा में पूछा गया कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो लार में हम कौन सा एंजाइम पाते हैं? तो एमाइलेज एंजाइम। कौन एंजाइम? तो लार में जो एंजाइम पाया जाता है वो एमाइलेज, ऑप्शन बी। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। लार का एमाइलेज किसका पाचन करता है। बोला गया है कि लार में जो अभी ऊपर में पढ़े हैं कि लार में एमाइलेज एंजाइम पाया जाता है, तो ये किसका पाचन करता है? तो ये जो पाचन करता है किसका? स्टार्च का पाचन करता है, ऑप्शन सी। अमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जो अमाशय है, अमाशय में हमारा कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो अमाशय में जो हमारा होता है HCl। HCl का पूरा नाम क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि ऑप्शन सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है। जो अमाशय में प्रोटीन का पाचन करता है, बहुत पूछता है कि अमाशय में प्रोटीन के पाचन के लिए मुख्य एंजाइम कौन सा है। तो चलिए बताइए आप। यहाँ जो मुख्य एंजाइम हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? पेप्सिन हो जाएगा, ऑप्शन ए। 13 क्वेश्चन देखिए। 13 क्वेश्चन जो है, 13 क्वेश्चन कहता है कि पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। तो पीत रस का निर्माण कहाँ होता है? तो हम लोग जानते हैं कि पीत रस का निर्माण जो होता है वो यकृत से होता है। कहाँ से होता है? यकृत से, यानी कि 13 का जो ऑप्शन होगा क्या होगा? बी। यानी कि पीत रस का जो निर्माण होता है वो यकृत से होता है। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि पीत जमा कहाँ होता है।
14 पीत रस के किसके पाचन में सहायता करता है? जो पीत रस होता है वो किसके पाचन में सहायता करता है? तो हम जानते हैं कि पीत रस जो होता है वह वसा के पाचन में, किसके पाचन में? वसा के पाचन में पीत रस जो होता है वसा के पाचन में क्या होता है? सहायक होता है, यानी कि ऑप्शन सी, इसका सी हो जाएगा। उसके बाद 15 क्वेश्चन, अग्नाशय से निकलने वाले पाचक रस को क्या कहते हैं? अग्नाशय से जो निकलता है, अग्नाशय से निकलने वाले पाचक रस को क्या कहते हैं? तो अग्नाशय से निकलने वाले पाचक रस को हम कहते हैं अग्नाशयी रस। अग्नाशयी रस या जूस एक ही है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा इसका। सारा ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है जो बिहार बोर्ड में पूछा गया है। बिहार बोर्ड के लिए तो उपयोग है ये है, और भी उसके अलावा और भी एग्जाम के लिए उपयोग है जिसमें बायोलॉजी आती है। बहुत इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी, पूरा एनसीईआरटी फॉलो करके बनाया गया है। अगर एनसीईआरटी पढ़ते हैं आप, कि अगर कुछ भी पढ़िए चाहे नहीं, लेकिन आपको एनसीईआरटी आपको पढ़ना है। एनसीईआरटी अगर पढ़ लेते हैं तो पूरा क्वेश्चन आपका बन जाएगा, इसीलिए पूरा जितना क्वेश्चन है सारा एनसीईआरटी से लिया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। भोजन का अधिकांश पाचन कहाँ होता है? तो पूछा जाता है कि भोजन का अधिकांश जो पाचन है वो कहाँ होता है? तो भोजन का अधिकांश जो पाचन होता है वो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है? छोटी आंत में। आप ये जरूर बताइएगा कि हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 17 क्वेश्चन क्या कहता है? पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में होता है? अवशोषण बहुत इंपॉर्टेंट है। पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः किस अंग में होता है? तो जो पचे हुए भोजन का जो अवशोषण होता है वो कहाँ होता है? तो छोटी आंत में। कहाँ कहाँ होता है? छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन बी। कहीं कहीं आपसे दे देता है बड़ी आंत भी, पूछ देता है कि पचे हुए भोजन का अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है, तो कहीं कहीं ऑप्शन में देता है बड़ी आंत, लेकिन बड़ी आंत नहीं है, होता है छोटी आंत। बड़ी आंत में जो होता है जल का अवशोषण होता है, अगर जल का अवशोषण देगा तो बड़ी आंत लगाइएगा। 18 क्वेश्चन बोला, छोटी आंत की आंतरिक सतह पर उंगली जैसी संरचनाएं क्या कहलाती है? तो छोटी आंत की आंतरिक सतह पर जो पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनको हम लोग बिलाई के नाम से जानते हैं। तो एक नाम रंध्र दिया है, नेफ्रॉन और वलियूली, तो इसका जो है विल्ली नहीं होगा, इसमें बिलाई हो जाए, यानी कि ऑप्शन में थोड़ा मिसप्रिंट है, टाइपिंग करने में गलत हो गया है, तो यहाँ पर बिलाई होगा। उसके बाद हो गया 19 कहता है कि बिल्ली का मुख्य कार्य क्या है? बिल्ली नहीं है, यहाँ काट के बिलाई कर लीजिएगा। तो इसका जो बिलाई का, मान लीजिए बिलाई का मुख्य कार्य क्या है? तो बिलाई का मुख्य कार्य जो होता है अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना। अवशोषण के लिए सतह का क्षेत्रफल बढ़ाना, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। 19 का ऑप्शन बी। बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या होता है? अभी देखिए, अभी ऊपर में बताया है कि बड़ी आंत का प्रमुख कार्य क्या होता है। तो बड़ी आंत का प्रमुख कार्य होता है जल का अवशोषण करना, यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि इसमें कौन सा होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद हो गया अमीबा। अमीबा में भोजन किस प्रकार का होता है? हम लोग जानते हैं कि अमीबा में जो भोजन होता है, अच्छा ये बताइए कि अमीबा कैसा प्राणी है? अमीबा जो है वो परपोषी प्राणी है, क्योंकि अमीबा अपना सले गली पदार्थों से भोजन करता है। उसके बाद मृत जीवों को भी खाता है, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवों को भी खा लेता है अमीबा। तो अमीबा में जो पोषण होगा वो परपोषी है। क्या है? परपोषी, यानी कि ऑप्शन बी। अमीबा भोजन को ग्रहण करने के लिए किस संरचना का उपयोग करता है? तो अमीबा में जो भोजन ग्रहण करता है उस संरचना को हम कहते हैं कूटपाद। ये बहुत पूछा गया परीक्षा में कि अमीबा अपना भोजन कैसे ग्रहण करता है? कूटपाद के सहारे करता है, यानी कि ऑप्शन बी। उसके अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? पूछा जाता है कि अमीबा में भोजन का पाचन किस में होता है? तो अमीबा में जो होता है भोजन का पाचन जो होता है खाद्य रिक्तिका। क्या होता है? खाद्य रिक्तिका, यानी कि ऑप्शन बी, खाद्य रिक्तिका होता है। ये अमीबा करके ऐसे आकार होता है अमीबा का, और इसमें जो होता है आगे वाले इस वाले भाग को, इसको हम कहते हैं कुटपाद, और ये जो बीच में छोटे छोटे इसका छोटे छोटे बिंदु, इसमें बिंदु रहते हैं, इसको कहते हैं खाद्य धानी या खाद्य रिक्तिका। तो इसी खाद्य रिक्तिका में जो होता है अमीबा का भोजन का क्या होता है? पाचन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चौबीस क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा परपोषी पोषण का उदाहरण है? परपोषी मतलब क्या है? वैसा जीव जो दूसरों पर निर्भर हो उसे क्या कहते हैं? वैसा जीव जो दूसरों पर निर्भर, उसे परपोषी जीव कहते हैं, यानी कि दूसरों को पोषाता है,
खाली पेड़ पौधे ही अपना भोजन बनाते हैं, बाकी जितने सारे जीव जंतु होते हैं सब दूसरे पे आश्रित रहते हैं। तो निम्न में से कौन सा परपोषी का उदाहरण है? हरे पौधे तो स्वपोषी होते हैं। मनुष्य क्या है? मनुष्य दूसरों पर आश्रित रहता है, तो यही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी, मनुष्य जो है वो परपोषी है। उसके बाद हो गया 25 क्वेश्चन। कवक में सामान्यतः किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? पूछा जाता है कि कवक में सामान्यतः किस प्रकार का पोषण पाया जाता है? तो हम लोग जानते हैं कि कवक जो होता है वो सड़े गले पदार्थों से अपना जो है भोजन ग्रहण करता है। तो सड़े गले पदार्थ कैसा होगा? मृत होगा, मरा हुआ होगा, तो क्या होगा? मृत जीवी पोषण। यानी कि पूछा जाता है कि कवक में सामान्यतः किस प्रकार का पोषण होता है? तो मृत जीवी पोषण होता है, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। परजीवी पोषण में जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो परजीवी पोषण है, हम जानते हैं कि परजीवी पोषण में अपने से दूसरे पर आश्रित रहते हैं। तो परजीवी पोषण में सूर्य से नहीं, सूर्य से तो पेड़ पौधे, मिट्टी, मृत पदार्थों से। बोला गया है कि परजीवी पोषण में जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? जो अपना भोजन प्राप्त करते हैं, तो यहाँ पर दिया गया है कि मृत पदार्थ से भी अपना भोजन प्राप्त कर लेंगे, जीवित मेजबान से, मिट्टी से। तो ये देखिए, अगर यहाँ पर अगर जीवित मेजबान नहीं रहता ना, अगर ऑप्शन सी यहाँ पर जीवित मेजबान नहीं रहता तब तो मृत पदार्थ से होता, लेकिन मृत पदार्थ से और जीवित मेजबान से दिया है, तो इसमें जो सबसे उत्तर सटीक होगा वो ऑप्शन सी होगा, जीवित मेजबान। क्योंकि जो जीवित मेजबान, यानी कि जीवित मेजबान में सब आ जाते हैं, मृत गले सड़े पड़े पदार्थ जितने सारे आते हैं सब आ जाते हैं जीवित मेजबान में। तो यही ले बोला है कि परजीवी पोषण में जीव अपना भोजन कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो जीवित मेजबान से प्राप्त करते हैं। अगर जीवित मेजबान नहीं रहता तो मृत पदार्थ से जरूर होता। 27 प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो आप जानते हैं कि जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो प्रकाश संश्लेषण में क्या करते हैं? पेड़ पौधे अपना भोजन तैयार करते हैं। और ये भी आप कमेंट करके बताइएगा जरूर कि प्रकाश संश्लेषण दिन में होता है कि रात में। तो 27 क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन किससे निकलती है? तो हम लोग जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन निकलता है वो जल से निकलता है, ऑप्शन बी। चलिए आगे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए पौधे जल का अवशोषण मुख्यतः किस अंग से करते हैं? तो पौधा जल पौधे को कहाँ से मिलता है? तो जल पौधों को मिलता है कहाँ से? जड़ से। पौधों जो जब भी प्रकाश संश्लेषण होता है तो मिट्टी से पौधा क्या लेता है? जल लेता है, यानी कि ऑप्शन सी। 29 भोजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने की प्रक्रिया में पाचन के बाद मुख्यतः क्या होता है? जब पाचन के बाद जो होता है भोजन शरीर के पहुंचता है, भोजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाने की क्रिया में पाचन के बाद मुख्यतः क्या होता है? जब भोजन पचता है तो क्या होगा? और उसके शरीर से बाहर निकलेगा, यानी कि नीचे जो बचा हुआ अवशोषण हो जाएगा, जो पूरा कचरा है शरीर से वो मल के द्वारा, गुर्दा के द्वारा क्या होगा? हमारे शरीर से बाहर निकल जाएगा, यानी कि अवशोषण हो जाता है, यानी कि ऑप्शन। और लास्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं। बोला गया कि मानव पाचन तंत्र में भोजन का अंतिम पाचन और पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? बहुत वीवीआई क्वेश्चन है ये। वीवीआई कहा है कि मानव पाचन तंत्र में भोजन का अंतिम पाचन, कहा है कि मानव पाचन तंत्र में भोजन का अंतिम पाचन, पोषक तत्वों का अधिकतम अवशोषण मुख्यतः कहाँ होता है? तो जो होता है अधिकतम अवशोषण वो होता है छोटी आंत में, यानी कि ऑप्शन सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, यानी कि इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आशा करते हैं आपको मेरा क्लास अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगर मैं पूरा सब्जेक्ट जो है साइंस का है 1500 क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद साइंस के 1500 नहीं 300, साइंस का मतलब फिजिक्स का 100 क्वेश्चन कराऊंगा, टॉप 100 क्वेश्चन, और नहीं तो 500, मान लीजिए 1500, 500 फिजिक्स का, 500 केमिस्ट्री का और 500 बायोलॉजी का कराऊंगा। 1500 आप कर लेते हैं तो साइंस के में एक भी आपका ऑब्जेक्टिव गलत नहीं होगा। पूरा ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड में यहीं से आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं जो भी पढ़ाता हूँ NCERT ओरिएंट पढ़ाता हूँ। NCERT में जो बात लिखा गया है, आप फालतू की इधर उधर की पढ़ाई करने की कोई चिंता नहीं है, बस NCERT पढ़िए, आपको पूरा ऑब्जेक्टिव हल हो जाएगा। जितने भी सारे मैं ऑब्जेक्टिव लाया था सब टॉप 30 छाट के लाया था पोषण चैप्टर से। इससे भी अलावा बहुत सारे ऑब्जेक्टिव हैं जो मैं एक पूरा बनाऊंगा, 100
क्वेश्चन को बनाऊँगा। इसीलिए ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। और ठीक है, तब तक से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक से जय हिंद।